बेटे की मौत से दोनों पति पत्नी एकदम टूट गए थे। करुणा जी और आशीष जी इस दुख से उबर भी नहीं पाए थे कि उनकी बहू सारे जेवर पैसा लेकर अपने घर चली गई और जाते जाते उन्हें 4 बातें सुना गई, वह अलग से कि तुम लोग ही मेरे पति को खा गए हो। कुछ समय बाद उनकी बहू पिंकी प्रेग्नेंट हो गई। वह इस बच्चे को नहीं रखना चाहती थी, इसलिए ऑपरेशन कराने के लिए अस्पताल गई, लेकिन उसका ऑपरेशन ना हो सका क्योंकि टाइम ज़्यादा हो चुका था। उसे ना चाहते हुए भी बच्चे को जन्म देना पड़ा। बच्चे को जन्म देने के बाद पिंकी की माँ रेखा करुणा जी के पास छोड़कर चली गई। तब से करुणा जी ही अपनी पोती का पालन पोषण कर रही थी। नीलम अक्सर उस चाय की टपरी पर 10 साल की बच्ची को अपनी दादी के साथ देखा करती थी, जो हमेशा अपनी दादी के आंचल में सिमटी बैठी रहती है। वह बुजुर्ग महिला कभी इस बच्ची को चाय पिलाती तो कभी उसके बालों को सहलाती रहती। उस बच्ची से नीलम को भी लगाव सा हो गया था और जिस दिन वह बच्ची नहीं दिखती तो नीलम की नज़रें उसे ढूंढती रहती थी। वह उस चाय की टपरी पर हमेशा अपनी दादी के साथ ही रहती थी और 10 बजे वह स्कूल के बाहर चाय की टपरी पर चाय बेचकर अपनी बच्ची का पालन पोषण किया करती थी। चाय के साथ साथ छोटे बच्चों के लिए टॉफ़ी वगैरह भी रखती थी। तो स्कूल की छुट्टी होते ही कुछ बच्चे उनसे सामान खरीद लेते थे। वह बच्ची अपनी दादी के पास गुमसुम सी बैठी रहती। दादी भी सुबह सुबह उसे तैयार करके लाती थी। एक दिन नीलम ने कहा, बेटा बिस्कुट खाओगी? उसने एक बार नीलम की ओर देखा और फिर अपनी दादी की ओर देखने लगी, मानो पूछ रही हो कि दादी ले लूं क्या। उसकी दादी ने कहा, ले लो बेटा, मैडम प्यार से दे रही हैं। उस बच्ची ने हाथ बढ़ाया और फिर दादी के पीछे छिप गई। वह बोली, मैडम जी यह बहुत संकोची है, डरती भी बहुत है, मेरा पल्लू छोड़ती ही नहीं है। नीलम ने कहा, कोई बात नहीं माँ जी। उसने उठकर वह पैकेट उसके हाथ में रखा और उसके बाल सहलाते हुए पूछा, तुम्हारा नाम क्या है बेटा? वह कुछ नहीं बोली। माँ जी ने कहा, इसका नाम दिव्या है। माँ जी इसके माता पिता वह कहाँ हैं? नीलम के इतना कहते ही उस बूढ़ी महिला की आंखें भर आईं, जैसे उनके जख्म फिर से हरे हो गए हैं। नीलम बोली, क्या हुआ माँ जी? मैंने कुछ गलत पूछ लिया क्या? मेरा इरादा आपको चोट पहुँचाने का नहीं था, माफ़ करना। वह बूढ़ी महिला बोली, नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, बस किस्मत की मारी हूँ। मेरा भी एक हंसता खेलता परिवार था। फिर क्या हुआ अम्मा? नीलम ने पूछा तो वह अपनी बीती यादों में खो गई। अब क्या बताऊं मम्मी, मैं तो बर्बाद ही हो गई। अच्छी भली तो मैं अपने पति के साथ इस घर में रह रही थी, पर जब से मेरे सास ससुर यहाँ रहने आए हैं तब से ही परेशान रहता था। कितनी अच्छी नौकरी छोड़कर बिजनेस करने लगा, सब बढ़िया चल रहा था, पर उसके ही माँ बाप की नज़र लग गई। अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं रहूँगी। न जाने लोगों ने क्या जादू टोना किया था, अपने बेटे को तो खा गए, कहीं मुझ पर भी कुछ टोना टोटका ना कर दें। पिंकी अपनी माँ रेखा जी से बोली, हाँ बेटा, हो सकता है तुम्हारी सास बुरी आँखों वाली हो, ना हो जरूर वह जादू टोना जानती हो। ऐसी माँ भी हो सकती है जो अपने बेटे को खा जाए। हे भगवान, नहीं नहीं, अब तुम वहाँ मत रहना। अपनी जितनी भी ज्वेलरी हैं, पैसे और ज़रूरी कागजात, वह सब लेकर यहाँ आ जाओ। वैसे भी तुम्हारे भाई भाभी हमारे साथ नहीं रहते हैं, तो तुम ही तो हमारा सहारा हो। इतना कहकर उन्होंने फ़ोन रख दिया। थोड़ी देर बाद पिंकी अपने महंगे कपड़े, जेवर और ज़रूरी सामान एक बैग में डाल रही थी। तभी उसकी सास करुणा जी बोली, बहू यह सामान क्यों पैक कर रही हो? क्या तुम कहीं जा रही हो? पिंकी गुस्से में बोली, अब क्या मैं कहीं जाऊंगी तो आपसे पूछ कर जाऊंगी? आप लोग जो चाहते थे वह तो हो गया। अरे चैन से अपने बेटे को जीने नहीं दिया, अब क्या मुझे भी मारना चाहती हैं?
करुणा जी रुआसी आवाज में बोली, बहू यह कैसी बातें कर रही हो? अब तुम्हारे सिवा हमारा है ही कौन? हंसने खेलने की उम्र में हमारा गौरव इस दुनिया से चला गया। अरे ईश्वर हमें क्यों नहीं ले गए? पर तुम अगर ऐसे करोगी तो हम किसके सहारे जिएंगे? और यह सामान क्यों पैक कर रही हो? पिंकी बोली, यह नकली आंसू मेरे सामने मत बहाइए, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। इतना कहते हुए उसने करुणा जी के कमर से तिजोरी की चाबी खींची और बोली, इन चाबियों पर आपका कोई अधिकार नहीं। इस घर की एक एक चीज मेरे पति की है तो सब कुछ मेरा है। इतना कहते हुए उसने लॉकर खोला और जितने गहने पैसे थे सब बैग में भरने लगी। करुणा जी बोली, बहू आखिर ऐसा क्यों कर रही हो? और यह सारी चीज़ लेकर तुम कहाँ जा रही हो? पिंकी ने एक जोर का धक्का करुणा जी को दिया और बोली, हट जा बुढ़िया मेरे सामने से, तेरी मनहूस शक्ल मैं देखना नहीं चाहती। मैं इस घर में अब नहीं रहूँगी, मैं अपने मायके जा रही हूँ और जितनी जल्दी हो सके तुम लोग भी अपना बोरिया बिस्तर समेटो और इस घर को खाली करो। इस घर में मैं तुम लोगों को बिल्कुल नहीं देखना चाहती। इतना कहते हुए पिंकी रिक्शा बुक करने लगी। करुणा जी अपने पति आशीष जी को आवाज़ लगाने लगी, सुनते हैं, कहाँ हैं आप? देखिए यह बहू क्या बचपना कर रही है, कुछ तो समझाइए। आशीष जी अपने कमरे से भागे भागे आए। बहू क्या बात हुई, मुझे बताओ। अगर करुणा की किसी बात का तुम्हें बुरा लगा है तो मैं उसे समझाऊंगा। पिंकी ने आशीष जी की उम्र का भी लिहाज नहीं किया और उन्हें धक्का देते हुए बोली, चल हट बुढ़े, तेरी तो शक्ल से मुझे नफरत है, अब तुम दोनों से मेरा कोई रिश्ता नहीं। इतना कहते हुए वह रिक्शे में बैठी और चली गई। आशीष का माथा चौखट से टकरा गया और उनका सर फट गया। करुणा जी ने उन्हें संभाला, अपने आंचल से उनके सर को दबाया और कहने लगी, हे भगवान, तुमने हमें यह कैसा दिन दिखाया? एक तो हमारे जवान बेटे को हमसे छीन लिया, ऊपर से बहू इतनी बददिमाग कि उसे अपने माँ बाप के उम्र के सास ससुर भी नहीं दिख रहे हैं। अब मैं क्या करूं? कितना खून बह रहा है, अब हमारी कौन मदद करेगा? आशीष जी बोले, करुणा तुम चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी सी चोट लगी है। करुणा जी बोली, यह थोड़ी सी चोट है, आप इसे दबाए रखिए, तब तक मैं दवाई लेकर आती हूँ, न जाने बहू को क्या हो गया है। इतना कहते हुए वह मलहम पट्टी करने लगी। दूध में हल्दी डालकर उन्होंने आशीष को पीने को दिया, फिर दवाई देकर उन्हें सुला दिया। करुणा जी सोचने लगी, कितने चाव से बेटा अपनी पसंद से शादी करके बहू लेकर आया, हम बेटे की खुशी में ही खुश हो गए, पर भगवान ने एक ऐसा दिन दिखाया। अच्छी भली नौकरी कर रहा था, पर पिंकी के कहने पर बिजनेस क्या शुरू किया। दिन रात उसके माथे पर चिंता ही चिंता लगी रहती थी, एक पल भी मेरे बच्चे को शांति नहीं मिलती थी, पर जैसा भी था कम से कम मेरे नज़रों के सामने तो था। इतना कहकर वह फूट फूट कर रोने लगी। 10 से 15 दिन बाद कुछ लोगों का फ़ोन आया और आशीष जी से कहा, जितनी जल्दी हो सके हमारा कर्ज चुका दो, वरना हम तुम्हें घर से बाहर फेंक देंगे। करुणा जी वहीं बैठी थी, वह परेशान हो गई और बोली, यह क्या हो गया जी, हम पैसों का बंदोबस्त कहाँ से करेंगे? कर्जदार हमसे पैसे मांग रहे हैं, हम कैसे चुकाएंगे? आप बहू से बात क्यों नहीं करते हैं? आशीष जी बोले, क्या बात करूं करुणा, उसके पिता से बात की थी तो वह साफ साफ मुकर गए। अगर बहू को हमारी चिंता होती तो हमें इस हालत में छोड़कर नहीं जाती। अरे जब बेटे के रहते ही वह हमसे सीधे मुंह बात नहीं करती थी तो अब उसे हमारी क्या ही चिंता। फिर भी देखता हूँ, कुछ लोगों से बात तो की है, कहीं से पैसों का बंदोबस्त हो जाए बस। करुणा जी बोली, यह क्या कह रहे हैं? कर्ज चुकाने के लिए और कर्ज लेंगे? अब क्या हम
खुद को बेच देंगे? अरे यह घर ही तो बस एक सहारा हमारे पास बचा है, अगर इसे भी बेच देंगे तो हम उसके बाद कहाँ रहेंगे? हे भगवान, हम तो कहीं के नहीं रहें। इस उम्र में और क्या क्या दिखना बाकी है। करुणा जी आंसू पोंछते हुए आशीष जी से बोली, आप ऐसा करो, मुझे एक बार बहू के पास ले चलो, मैं उससे बात करूंगी। मुझे उम्मीद है कि वह मेरी बात समझेगी। आखिर हमारे बेटे की कमाई पर हमारा भी तो हक है। अगर बेटा जिंदा होता तो क्या हमें ऐसी स्थिति में छोड़कर पीठ दिखाकर चला जाता? तो बहू हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? मुझे एक बार उसके पास ले चलो। आशीष को हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था। आखिर हार कर वह बोले, ठीक है करुणा, तुम तैयार हो जाओ, हम अभी चलते हैं। इतना कहकर दोनों घरों में ताला लगाया और निकल गए। इनके बेटे गौरव की मृत्यु 6 महीने पहले ही हुई थी। दोनों अभी तक अपने बेटे के दुख से पूरी तरह से उबर भी नहीं पाए थे कि कर्जदारों की धमकियों ने उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया। उस पर से उनकी बहू पिंकी के व्यवहार ने तो उन्हें अंदर से तोड़ दिया था। पिंकी ने पति के इंश्योरेंस के पैसे सब अपने पास रख लिए और सब लेकर वहां से चली गई और पीछे छोड़ गई अपने बूढ़े सास ससुर के लिए सिर्फ कर्ज और कर्ज। जब कर्जदारों ने पैसा मांगना शुरू किया तब जाकर उसके माता पिता को होश आया और उन्हें पता चला कि पिंकी यहाँ से सब कुछ समेट कर ले जा चुकी है। जब उन्होंने इस बारे में पिंकी के पिता रामदयाल जी से बात की तो वह साफ साफ मुकर गए कि नहीं, मेरी बेटी से ऐसा कुछ नहीं किया है। यह सारा कर्जा आपके बेटे ने लिया था और उसके पति की कमाई पर तो उसका पूरा अधिकार है। यह कर्ज आपके बेटे ने लिया है तो आपको ही चुकाना पड़ेगा, इसलिए वह या उनकी बेटी कोई मदद नहीं करेंगे। 2-3 घंटे बाद दोनों दंपति पिंकी के घर पहुँचे। वहां जाकर पता चला कि वह अपनी माँ के साथ घूमने गई हुई है। उन लोगों ने वहां इंतजार करना ही बेहतर समझा। शाम तक जब पिंकी और उसकी माँ आई तो करुणा जी और आशीष जी को देखकर उन्होंने मुंह बिगाड़ लिया। रेखा जी गुस्से में बोली, क्यों आए हैं आप लोग यहाँ? क्या मेरी बेटी की खुशी आप लोगों को अच्छी नहीं लगती? अरे अब आप लोगों से मेरी बेटी का कोई रिश्ता नहीं है। करुणा जी बोली, समधन जी ऐसा न कहिए, हम भला पिंकी का बुरा क्यों चाहेंगे? यह हमारे लिए बहू नहीं बेटी समान है। अब इतनी बड़ी विपत्ति हम पर आई है कि हम तो सिर्फ इंश्योरेंस के पैसे के बारे में बात करने आए हैं। पिंकी चिल्ला कर बोली, कौन से पैसों की बात कर रही हैं आप? गौरव मेरा पति था, इसलिए उन पैसों पर सिर्फ और सिर्फ मेरा अधिकार है, समझिए आप। और मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। अब जाइए यहाँ से, मेरा मूड मत खराब कीजिए। करुणा जी बोली, बहू ऐसा ना करो, हम कैसे चुका पाएंगे सब कर्ज? आखिर मेरे बेटे ने तुम्हें खुशी के लिए ही तो अपनी जॉब छोड़कर बिजनेस शुरू किया था। क्या मेरे बेटे की कमाई पर या उसके इंश्योरेंस के पैसे पर हमारा कोई अधिकार नहीं है? तुम हमारे साथ इतना बड़ा अन्याय कैसे कर सकती हो? पिंकी बोली, नहीं है आपका कोई अधिकार। आपको एक बार कह दिया तो बात समझ में नहीं आती। आज के बाद कभी हमारे घर में कदम भी मत रखिएगा और दोबारा अगर नज़र आए तो धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दूंगी। दरवाज़ा खुला है, आप दोनों जा सकते हैं यहाँ से। शुक्र मनाओ कि उस घर पर अभी तक मैंने अपना अधिकार नहीं जमाया है, वरना रास्ते पर भीख मांगते हुए नजर आओगे। दोनों के दोनों बेहतर है सामान समेटो और किसी भी वृद्धाश्रम में चले जाओ, पर कभी मेरे घर मत आना। अब जाओ यहाँ से। करुणा जी और आशीष जी वहाँ से बेइज्जत होकर अपने घर चले आए। उन दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर करें तो क्या करें। उधर पिंकी को पता चला कि वह माँ बनने वाली है तो उसे बहुत गुस्सा आया।
उसने बहुत कोशिश की ऑपरेशन करवा ले, लेकिन देर से पता लगने के कारण डॉक्टर ने यह सब करने से मना कर दिया था। तो उसकी माँ अपनी बेटी को दूसरे शहर ले गई, क्योंकि यहाँ रहती तो लड़के वालों को उन पर शक हो जाता। समय धीरे धीरे बीता। उसने एक सुंदर सी बेटी को जन्म दिया और अगले दिन ही उसकी माँ उस नन्ही सी बच्ची को उसकी सास की गोद में फेंक कर चली गई और कहा, संभालो अपनी इस अमानत को। इसके कारण मैं अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती। करुणा जी ने अपनी पोती को अपने आंचल में समेट लिया और उसका पालन पोषण करने लगी। आशीष जी ने सोच लिया था कि अब वह खुद के लिए ना सही, लेकिन अपनी पोती के लिए यह लड़ाई को जरूर लड़ेंगे। तभी आशीष जी उठे और बाहर जाने लगे। करुणा जी बोली, कहाँ जा रहे हैं आप? आशीष जी बोले, नहीं करुणा, हमारे बेटे की कमाई पर उसकी बेटी का हक है और यह हक मैं लेकर रहूँगा। करुणा जी बोली, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? पिंकी और उसके परिवार वाले तो कभी नहीं मानेंगे। हम कुछ नहीं कर सकेंगे। बेकार में इस उम्र में आप क्यों परेशानी मोड़ ले रहे हो? आशीष जी बोले, तो तुम क्या चाहती हो? इस घर को बेच दूं और वृद्धाश्रम चले जाएं? करुणा अकेले होते तो फिर भी ऐसा कर लेते, लेकिन इस बच्ची का क्या? उसका भविष्य तो हम दोनों को ही संवारना है। क्या बेटा जीते जी हमारे साथ अपने बच्चे के साथ ऐसा होने देता? नहीं करुणा, हम कानून की सहायता लेंगे, लेकिन कुछ नहीं। आखिर कानूनी तौर पर पति की कमाई पर पत्नी का अधिकार है, तो कर्जा माता पिता के लिए क्यों है? आखिर कानून के किताब में इसका कोई तो तोड़ होगा, कोई तो व्यवस्था की होगी। हम यहाँ अपना सर पटक पटक कर बैठे नहीं रह सकते। बुजुर्ग हुए हैं तो क्या हुआ, हौसला अभी ख़त्म नहीं हुआ है। मैं जा रहा हूँ वकील के पास, अब तो इसका फैसला कोर्ट ही करेगा। इतना कहकर आशीष जी वकील से मिलने के लिए चले गए। उन्होंने वकील को वह सारे कागजात दिखाए जो उनके बेटे गौरव ने बिजनेस करते समय पैसे खर्च किए थे। उन्होंने वकील को सारी बात बताई कि हमारी बहू घर से सारे जेवर पैसे सब कुछ लेकर चली गई है और पोती को हमारे पास छोड़ गई है। हमारा कभी सम्मान नहीं करती थी और आज हम पर सारे कर्ज छोड़कर फिर से शादी करने चली है। साल भर नहीं हुए हमारे बेटे को मरे हुए और वह इस तरह रंग बदलने लगी। क्या वह इसी दिन का इंतजार कर रही थी? हमें इंसाफ चाहिए। इतना कहकर आशीष जी फूट फूट कर रोने लगे। आए दिन कोर्ट कचहरी का चक्कर लगने लगा। आशीष जी का हौसला कम ना हो इसलिए करुणा जी उनके साथ लड़ाई में शामिल हो गई और जानते थे कि यह आसान नहीं है, पर लड़नी तो पड़ेगी। आखिर बूढ़े माता पिता को इंसाफ कैसे मिलेगा? करुणा जी ने कहीं से पता लगाया कि पिंकी की शादी किस घर में हो रही है। एक दिन वह दोनों दंपति उस घर में पहुंच गए और अपनी आपबीती उन लोगों के सामने रख दी और बोला, ईश्वर न करे जो हम पर बीत रही है कभी आप पर बीते, पर अगर आपने अपने बेटे की शादी उस लड़की से की तो सोचिए आज जो हमारे साथ हो रहा है कल को आपके साथ भी हो सकता है। लड़के के माता पिता हैरान हो गए और उन्होंने उसी दिन रामदयाल जी को फ़ोन करके पिंकी के साथ अपने बेटे का रिश्ता तोड़ दिया। सब कुछ अपने हाथ से फिसलता हुआ देख पिंकी एक दिन घर आ पहुंची। उस वक्त करुणा जी घर पर नहीं थी और पोती अपने दादा जी के साथ खेल रही थी। आशीष जी भी अब ज़्यादातर बीमार रहने लगे थे, इसलिए वह घर पर ही रहते थे।
पिंकी और उसकी माँ आशीष जी से सारे कागजात पर साइन करवा कर दिव्या को अपने साथ ले गई। करुणा जी घर लौटी तो आशीष जी की ब्रेन हैमरेज से मौत हो गई। पिंकी और उसकी माँ ने आशीष को इतना परेशान किया कि वह सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाए और बीच में ही करुणा जी का साथ छोड़कर चले गए। उधर पिंकी बेटी को लेकर पता नहीं कहाँ चली गई। उनके पास एक ही सहारा था, वह भी माँ बेटी उनसे छीन लिया था। किस्मत की मारी करुणा जी बहुत दुखी हो गई थी और दर दर की ठोकरें खाती फिरती थी। न जाने कितने दरवाजे खटखटा आई, कितनी मिन्नतें की, पर किसी ने भी उनकी पुकार नहीं सुनी। लेकिन वह भी हार मानने वाली महिला नहीं थी। वर्षों बाद फिर एक बार उनकी फाइल खुली। आज फिर उम्मीद भरी आस लेकर वह अदालत पहुंची। जज साहब अपनी कुर्सी पर आकर बैठ चुके थे और अपनी फाइल में कुछ दर्ज कर रहे थे कि तभी करुणा जी हाथ जोड़कर रोते हुए बोली, जज साहब थक गई हूँ अकेले लड़ते लड़ते, अब और ताकत नहीं बची है इन बूढ़ी हड्डियों में लड़ने की। जैसे ही यह आवाज़ जज साहिबा के कानों में पड़ी और उन्होंने तेजी से अपनी नज़र ऊपर उठाकर सामने देखा तो उनके पैरों तले जमीन सरक गई। उस जज साहिबा की आंखों से आंसू बहने लगे। अपनी दादी को आज वर्षों बाद सामने देखकर दिव्या खुद को रोक नहीं पाई। उम्र करीब 85 साल थी। हाथ पैर बिल्कुल पतले हो चुके थे, जैसे मात्र हड्डी ही बची हो। दिव्या का दिल जोर जोर से रो रहा था। दिल कर रहा था कि दौड़कर अभी दादी को गले से लगा ले, लेकिन फिर किसी तरह खुद को रोका और वहीं से हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। दादी की सारी बातें सुनकर जज साहिबा ने छोटा सा ब्रेक लिया और पूरी तहकीकात की। तो एक अधिकारी बोला, सर, एक बुढ़िया अम्मा सालों से धक्के खा रही हैं, लेकिन आज तक उन्हें इंसाफ नहीं मिला। सबकी जेब पहले ही पैसों से भर दी जाती है, अभी तक बेचारी को इंसाफ नहीं मिला। कुछ देर बाद जज साहिबा वापस आकर अपनी कुर्सी पर बैठीं और अपना फैसला सुनाया। अपनी माँ और नानी को 10 साल की सज़ा सुनाई। यह सुनते ही रेखा जी और पिंकी की आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्होंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि दिव्या कभी उनके खिलाफ भी जा सकती है। अदालत से लोग उठकर सब जा चुके थे और जज साहिबा अपनी कुर्सी से उठी और अपनी दादी के पैर छूकर उन्हें गले से लगा लिया। करुणा जी पहचान ही नहीं पाई। दिव्या बोली, दादी, मैं आपकी दिव्या, देखो आपकी दिव्या जज बन गई है। दिव्या बेटा, दिव्या कहते हुए करुणा जी ने उसे गले लगा लिया। अदालत के बाहर जब रेखा जी पिंकी को जेल ले जाया जा रहा था तो पिंकी उल्टा सीधा करुणा जी को बोलने लगी। आज करुणा जी के सब्र का बांध टूट चुका था। उन्होंने एक जोर का थप्पड़ पिंकी के गाल पर जड़ दिया और बोली, तो कितनी बेशर्म औरत है, यह मैंने नहीं सोचा था। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति को मारने की? अब तो मैं तुम्हें कभी नहीं माफ़ करूँगी। अब भुगतो माँ बेटी सजा। आज पड़ोस के सभी लोग पिंकी पर थू थू करने लगे और कहने लगे, हे भगवान, ऐसी लड़की तो कभी किसी बाप को ना दे, ना ही किसी की बहू बनाए, वरना हंसते खेलते परिवार को बर्बाद कर देगी। दूसरी महिला ने कहा, ऐसी ही लड़कियों की वजह से अच्छी लड़कियां भी बदनाम होती हैं। सभी लोगों ने करुणा जी की हिम्मत की सराहना की और सभी रेखा जी पर थू थू कर रहे थे कि कैसी माँ है जो जीते जी अपनी ही बेटी की जिंदगी उजाड़ दी। पिंकी को गौरव के सारे पैसे वापस करने पड़े और उनका घर भी देना पड़ता है। यहाँ तक कि बैंक को नोटिस भी दिया गया कि गौरव के पैसों से हर महीने 8,000 रुपये उसकी माँ को जीवन यापन के लिए दिया जाए। आखिरकार पिंकी का घमंड टूट गया। करुणा जी ने सबका कर्ज वापस किया। करुणा जी बोली, कैसी जीत है जो हमें अच्छी नहीं लगी। बेटा और पति
का मेरा साथ छोड़कर मुझे बेसहारा कर गए। अब मैं जी कर क्या करूँगी। दिव्या दादी के आंसू पोंछते हुए बोली, दादी जीना तो पड़ेगा ही, यही तो नियति का खेल है। जाने वाले चले जाते हैं और पीछे से उनके अपनों को उनकी यादों के सहारे जीना पड़ता है। आप तो समाज के लिए एक आईना हैं। ना जाने इस दुनिया में कितने ही माता पिता ऐसे होंगे जो अपने बेटे के जाने के बाद इस स्थिति का सामना करते होंगे। आप उनके लिए प्रेरक बनिए ताकि आपका भी समय कट जाए और उन्हें भी इंसाफ मिल जाए, क्योंकि बेटे की कमाई पर बूढ़े माता पिता का भी अधिकार होता है और आप अकेली नहीं हैं। मैं हूँ ना दादी आपके साथ। आपको जीना होगा सिर्फ मेरे लिए। करुणा जी दिव्या को गले से लगा लिया और दिव्या दादी को अपने साथ अपने घर ले गई। वहाँ दिव्या ने अपनी दादी को किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। दिव्या बोली, दादी आप कुछ करती क्यों नहीं हो जो आपका समय आसानी से कट जाए। करुणा जी बोली, बेटा अब करने को क्या बचा है। तो दिव्या ने करुणा जी को संस्थाओं से जुड़वा दिया और वृद्ध माता पिता जिनके बेटे बहू उन्हें परेशान करते या उनके साथ इंसाफ नहीं होता तो उनके लिए वह खड़ी होती थी। और इसी तरह उन्होंने अपना समय दूसरों के लिए बिताना शुरू कर दिया और दिव्या ने दादी की बची हुई संपत्ति वृद्ध आश्रम के नाम करवा दी। अब करुणा जी चाहती थी कि उनकी पोती शादी कर ले ताकि वह अपनी पोती की शादी देख सके, जिस पर दिव्या कहती है कि मैं एक लड़के को पसंद करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ। दिव्या ने उस लड़के को अपनी दादी से मिलवाया और दादी ने उससे कुछ सवाल पूछे जिन्हें वह अच्छी तरीके से बता पाया। इस बात से करुणा जी मोहित हो गईं और अपनी पोती की शादी उससे कराने को तैयार हो गईं। कुछ ही समय में दिव्या और उस लड़के की शादी हो गई। अब दिव्या, उसका पति और करुणा जी खुशी खुशी एक साथ रहने लगे और अपना जीवन अच्छे से काट रही थी करुणा जी। तो दोस्तों, दिव्या ने अपनी दादी के लिए जो इंसाफ किया, इसके बारे में आपका क्या कहना है और यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी स्टोरी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।